नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL लोधा। साथियों, आज हम शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 21 आज आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए बेहद ही उपयोगी है। और इसके साथ में जो उसके बाद थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा होगी उसमें बहुत ज़्यादा शिक्षण विधियों के प्रश्न आते हैं। तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या रीट 2022 की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों आपको इसमें। आपको बता दूं कि शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 21 है। इसके पहले के 20 पेपर यदि आप करना चाहते हो तो आपको वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें पूरे 21 टेस्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। टारगेट अपना है कि शिक्षण विधियों के पूरे 100 टेस्ट आप हल करें। फिर साइकोलॉजी के पूरे 100 टेस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। हिंदी के पूरे 100 टेस्ट मिलेंगे। और राजस्थान जीके कक्षा 6 से 10 तक की NCERT RBSC आधारित किताबों से राजस्थान जीके आपको कक्षा 6 से 10 तक की किताबों से राजस्थान जीके देखने को मिलने वाली है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे। इन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो देखो यहाँ पर प्रत्येक विकल्प में दो दो शिक्षण विधियां आपको दे रखी है। कितनी? दो दो शिक्षण विधियां प्रत्येक विकल्प में दे रखी है साथियों। तो उपयुक्त की बात की जा रही है, मतलब सबसे बेस्ट की बात की जा रही है। तो देखो यहाँ पर एक व्याख्यान दे रखी है, व्याख्यान सबसे बेस्ट नहीं होती है। फिर दिया गया कार्य श्रुतलेख, विचार गोष्ठी श्रुतलेख। श्रुतलेख में क्या होता है साथियों? सुनकर लिखना होता है, तो इसको भी सबसे बेस्ट नहीं माना जाता है। तो अतः दूसरा और पहला विकल्प भी आपके गलत हो जाता है। विचार गोष्ठी और कार्य योजना दोनों ही यहाँ पर बाल केंद्रित विद्या है, दोनों में ही बच्चे सक्रिय रहकर सीखते हैं। अतः ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 1 में आपके तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो देखो CCE की बात की जा रही है साथियों। निरंतर न बनाए रखने के लिए CCE आवश्यक नहीं है, निरंतर बनाए रखने के लिए CCE आवश्यक है। तो दूसरा विकल्प आपके गलत हो जाता है। फिर कितना नहीं सीखा है, सिर्फ कितना नहीं सीखा है, ये तो निदान हो गया एक तरह से, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा साथियों। परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु भी नहीं, बल्कि निरंतर मूल्यांकन यदि बच्चों का होता रहेगा, क्योंकि CCE में क्या होता है, लगातार मूल्यांकन होता है, तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है, तो छात्रों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तीसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपके तीसरा प्रश्न है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक। तो प्रश्न संख्या 3 में आपको सही उत्तर देना है। देखो, रटने की प्रवृत्ति रोकना है आपको, मतलब बालक जो रटते हैं साथियों, उस चीज को आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से दूर कर सकते हो, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कहाँ तक रट सकते हैं। लेकिन जो निबंधात्मक प्रश्न है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इनमें रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न, अच्छा एक और चीज इसमें यह है, आपने देखा होगा कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 इन कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं, आप इनसे लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछो, 3 लाइन के पूछो, 5 लाइन के पूछो, ये उनको ऐसे रटते हैं, बिल्कुल एक वर्ड भी चेंज नहीं होता है साथियों। तो इनसे है रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, लघुत्तरात्मक से, अति लघुत्तरात्मक से, निबंधात्मक से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है? पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, पौधों का अवलोकन आवश्यक है, श्यामपट्ट आवश्यक है और पौधों का चित्र आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखो, पौधों के विभिन्न भागों का आपको शिक्षण करवाना है, तो यहाँ पर श्यामपट्ट की भी जरूरत पड़ सकती है, पाठ्य पुस्तक की भी पड़ सकती है,
पौधों के चित्र की भी पड़ सकती है और पौधों का अवलोकन भी बच्चों को करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो है, क्योंकि पौधे आसानी से इधर उधर हमारे परिवेश में होते हैं, अतः हम पौधों का अवलोकन बच्चों से करवा सकते हैं। तो दूसरा विकल्प सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को वो देख लेते हैं, तो शिक्षण जो है ज्यादा प्रभावी माना जाएगा साथियों। अतः चौथे प्रश्न में दूसरा विकल्प आपके सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे, तो पांचवा प्रश्न है आपके, ये देखिए प्रश्न नंबर 5 को, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि और वाद विवाद विधि। देखो प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर यदि हम बच्चों को वाद विवाद करवाते हैं तो लड़ाई झगड़े आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जल्द लड़ने लग जाते हैं। व्याख्यान विधि भी उपयोगी नहीं मानी जा सकती है प्राथमिक स्तर पर। योजना विधि या कहानी विधि। तो साथियों प्रश्न संख्या 5 में विकल्पों को देखते हुए, हालांकि योजना विधि में भी बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं, लेकिन कहानी विधि में बच्चों को ज़्यादा रुचि होती है साथियों। अतः यहाँ पर ये डाउट वाला प्रश्न है, इसमें कई जगह एक विकल्प भी होता है, कई जगह 2 विकल्प भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पर योजना विधि विकल्प में नहीं रहती तो फिर हम कहानी विधि करते, लेकिन दोनों ही विकल्प में हैं, तो फिर हम जिसको प्राथमिकता देंगे वो फिर भी कहानी विधि ही रहेगी। दूसरा विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही रहेगा, क्योंकि ये योजना विधि उच्च प्राथमिक स्तर से ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है, ठीक है, बजाय प्राथमिक स्तर के। अगर यहाँ कहानी विधि नहीं रहती तो हम फिर यहाँ पर योजना विधि को भी कर सकते थे, लेकिन विकल्पों के अनुसार हम दूसरा विकल्प सही करेंगे, ठीक है। इस पे कोई किसी को डाउट लगता है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि सर इसमें पहला आएगा या दूसरा, ठीक है। अपने विचार आप रख सकते हो, बाकी अपना तर्क हम और आपको कमेंट के माध्यम से दे देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो छठा प्रश्न है, एक अच्छे प्रश्न पत्र में मानकता का अर्थ क्या होता है? प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना, प्रश्नों का उद्देश्यों की जांच करने वाला होना और विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन होना। तो छठे प्रश्न में आपको सही उत्तर बताना है। मानकता का मतलब क्या होता है साथियों? देखो मानकता का मतलब जिससे लिया जाता है वो होता है जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है वो नियमावली के अनुरूप हो, जो नियमावली पहले से सेट कर रखी है उसके अनुरूप यदि प्रश्न पत्र है तो उसको ही मानकता संबंधी गुण कहा जाता है। विकल्प 1 आपके छठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की अनुशंसा करता है? औपचारिक, अनौपचारिक, गहन और सतत। तो 7वां प्रश्न ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि आप इसमें क्या करते हो, बहुत से जगह औपचारिक तो इसका बिल्कुल गलत उत्तर है, गहन भी गलत उत्तर है। अब यहाँ पर एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कक्षा 1 और 2 के बच्चों का, वो अनौपचारिक रूप से होना चाहिए। अनौपचारिक रूप से मतलब उनको पता भी ना चले और हम उनका मूल्यांकन भी कर ले, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के बालकों की उम्र नॉर्मली 6-7 साल होती है। तो 6-7 साल में इतनी ज़्यादा समझ उनकी होती नहीं, हर चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। तो हम खेल खेल के माध्यम से, चीज़ों को करवा के माध्यम से हम उनको दूर से ही निरीक्षण करते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनका मूल्यांकन होना चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 का मानना है, ठीक है। तो अतः दूसरा विकल्प सही होगा यहाँ, न कि चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो 8वां प्रश्न देखेंगे, किसी बच्चे के तनावग्रस्त होने की पहचान की जा सकती है उसके पोर्टफोलियो से, उसके आक्रामक व्यवहार से, समावेशी शिक्षा के द्वारा और उसकी एकाग्रता से। तो देखो कोई भी बच्चा तनावग्रस्त है या नहीं है, आप उसके आक्रामक व्यवहार से इसकी पहचान कर सकते हो। यदि बालक आक्रामक व्यवहार अपना रहा है दूसरों के प्रति, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो तनावग्रस्त है साथियों। अतः दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। उसके पोर्टफोलियो फाइल से हम उसकी प्रगति के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम ये जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि वो तनावग्रस्त है। अतः दूसरा ही विकल्प यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से आकलन की कौन सी तकनीक प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त है? भ्रमण, परियोजना कार्य, दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो 9वें प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ पर देखिएगा, आकलन करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है? आकलन करना है साथियों। यहाँ पर पढ़ाना नहीं है, आपको आकलन करना है। इसके पहले जो क्वेश्चन था ना वो कहानी विधि वाला और
योजना विधि द्वारा। साथियों दोनों चीज़ें वहाँ पर क्या था, शिक्षण की बात की जा रही थी, तो शिक्षण कहानी विधि से ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भ्रमण की बात की या आकलन की बात की जा रही है, तो भ्रमण के माध्यम से भी आप आकलन कर सकते हो और परियोजना कार्य के माध्यम से भी आप आकलन कर सकते हो। अतः यह विकल्पों को देखते हुए तीसरा विकल्प फिर यहाँ सही माना जाएगा इनमें से दोनों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर, तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। एक बार देखना हजारों बार के सुनने से बेहतर है, यह कथन किसके महत्व को बताता है? पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री के, शिक्षण के, पाठ्यक्रम के और इनमें से सभी के। तो देखो, एक बार देखना हजारों बार सुनने से बेहतर है, इसका मतलब आप चीज़ों को देख रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देख रहे हो, मतलब ये दृश्य सामग्री की बात की जा रही है। तो अतः ये पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री की बात की जा रही है, उसके महत्व को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो पहला विकल्प आपके 10वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। तो 11वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, विज्ञान विषय का अध्यापक श्यामपट्ट का बेहतर प्रयोग कर सकता है लेखा चित्र पढ़ाने के लिए, आकृतियां बनाने में, मुख्य बिंदुओं को लिखने में और इनमें से सभी। तो विज्ञान सब्जेक्ट का जो टीचर है वो श्यामपट्ट का प्रयोग लेखा चित्र बनाने में भी करता है, आकृतियां भी बनाता है, बिंदुओं को भी लिखता है, मुख्य बिंदुओं को। अर्थात यहाँ पर जो उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये आपका सही उत्तर होगा साथियों प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो 12वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग आवश्यक है, किसके लिए? दिन रात का प्रत्यय समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने हेतु, स्थल जल का अनुपात बताने हेतु और इनमें से सभी। तो ग्लोब, पृथ्वी का जो छोटा साथियों एक प्रतिकृति जो होती है, एक प्रतिरूप जो होता है, ये हमें दिन रात का प्रत्यय बताने के लिए भी बच्चों को सहायता प्रदान करता है। पृथ्वी का आकार कि भाई इस प्रकार का है, इस चीज़ को भी हम ग्लोब के माध्यम से बता सकते हैं। पृथ्वी पर स्थल कितना है, जल कितना है, इसका अनुपात भी हम ग्लोब के माध्यम से आसानी से बच्चों को बता सकते हैं। तो तीसरा, दूसरा, पहला तीनों ही विकल्प सही है, अर्थात इनमें से सभी चौथा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 12 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो 13वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किससे पर्यावरण अध्ययन की थीम में शामिल नहीं किया गया है? परिवार और मित्र, आवास, मृदा और हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो आपको 13वें प्रश्न का सही उत्तर देना है। साथियों यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार जिसे पर्यावरण अध्ययन की थीम में शामिल नहीं किया गया है, परिवार और मित्र को भी शामिल किया है, आवास को भी शामिल किया है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं इसको भी शामिल किया गया है, लेकिन मृदा को शामिल नहीं किया गया है। तो 13वें प्रश्न में फिर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? औपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए, अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए, व्याकरण शिक्षण अनिवार्य नहीं है और सभी सही है। तो देखो यहाँ पर पर्यावरण शिक्षण नहीं है साथियों, यहाँ पर व्याकरण शिक्षण लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है ये, कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। पर्यावरण व्याकरण लिखा था, लेकिन ऑटोमेटिक जो कीपैड है कई बार शब्दों को चेंज कर देता है साथियों। तो 14वें प्रश्न का जो आपको सही उत्तर देना है, देखो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की बात की जाए तो व्याकरण शिक्षण तो होना चाहिए, लेकिन व्याकरण शिक्षण औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से होना चाहिए। किस रूप से? अनौपचारिक रूप से। नॉर्मली बीच बीच में बच्चों को व्याकरण का थोड़ा थोड़ा ज्ञान कराया देना चाहिए। तो विकल्प आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। 15वां प्रश्न है साथियों आपके, निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव की प्राप्ति होती है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष हस्तप्रक की अनुभव की प्राप्ति, साथियों प्रत्यक्ष हस्तप्रक मतलब जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हम चीज़ों को करके सीखते हैं। तो करके सीखते हैं तो क्रियाशीलता का सिद्धांत उसको कहा जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 16 है, हर्बर्ट की पंचपदी के अनुसार कौन सा गद्य शिक्षण की आदर्श विधि का तीसरा चरण है? प्रस्तावना, उद्देश्य कथन,
प्रस्तुतिकरण और गृह कार्य। देखो हर्बर्ट ने जो अपनी पंचपदी दी थी पाठ योजना के निर्माण के लिए, इनके द्वारा पंचपदी दी गई थी। इसमें जो प्रथम चरण होता है वो होता है साथियों प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना की जाती है, फिर उसके बाद में उद्देश्य कथन कहा जाता है, फिर उसके बाद में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर फिर आपका कौन सा विकल्प सही है साथियों? प्रस्तुतिकरण वाला जो तीसरा विकल्प है यही आपका 16वें पृष्ठ में सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 17 पर। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम कौन सा है? पहला, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, प्रयोग करना और अर्थग्रहण। तीसरा, अर्थग्रहण करना, ध्वनि का कानों तक पढ़ना और प्रयोग करना। तीसरा है प्रयोग, ध्वनि का कानों तक पढ़ना और अर्थग्रहण। और चौथा है ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थग्रहण करना और प्रयोग करना। तो बताओ श्रवण कौशल को सीखने के जो चरण होते हैं उसका सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो 17वें प्रश्न का आपको सही आंसर देना है कि भाई कौन सा विकल्प सही है। तो देखो सबसे पहले तो ध्वनि हमारे कानों तक आती है। कहाँ तक आती है? ध्वनि हमारे कानों तक आती है। तो दूसरा विकल्प आपके क्या हो गया? गलत हो गया। फिर हम उस चीज का अर्थ ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ ग्रहण। कि आखिर बात क्या है, ठीक है, आखिर पूछा क्या गया है, आखिर कहा क्या गया है, बोला क्या गया है, उच्चारण किस प्रकार से किया गया है, उसका हम अर्थ ग्रहण जब कर लेते हैं फिर हम उसका प्रयोग करते हैं साथियों। तो इस प्रकार से ये श्रवण कौशल को सीखने का सही क्रम है। ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना और प्रयोग करना। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो साथियों 18वां प्रश्न देख लेते हैं। वाचन प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम है अर्थग्रहण, प्रयोग और प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, अर्थग्रहण और प्रयोग, प्रयोग, अर्थग्रहण और प्रत्यक्षीकरण, प्रयोग, प्रत्यक्षीकरण और अर्थग्रहण। तो देखो पहले तो हमने श्रवण कौशल की बात की थी 17वें प्रश्न में। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 18वें प्रश्न में वाचन प्रक्रिया के सोपानों की। तो देखो 18वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर होगा साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण चीजों का करते हैं। फिर उसके बाद में उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। उसके बाद में हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं और सबसे बाद में उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ओनली प्रत्यक्षीकरण तो पहले दूसरे ही विकल्प में दे रखा है। तो आपके दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 18 में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। साथियों आपके 19वां प्रश्न है। बच्चे प्रारंभ से ही, पहला विकल्प एक भाषिक होते हैं, दूसरा द्विभाषिक होते हैं, तीसरा बहुभाषिक होते हैं और चौथा भाषा में कमजोर होते हैं। तो प्रारंभ से ही मतलब शुरू से ही बात की जा रही है साथियों। भाषा में कमजोर शुरू से ही होते हैं, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव आंसर है। एक भाषिक या द्विभाषिक नहीं होते हैं बच्चे प्रारंभ से ही, बल्कि बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं? बहुभाषिक होते हैं साथियों। जिस भाषा को हम उसको सिखाते हैं वो भाषा वो सीख जाते हैं। अतः तीसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। देखो आपके 20वां प्रश्न है। बहुभाषिकता एक समस्या नहीं अपितु संसाधन है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने, कोठारी कमीशन ने, गांधी जी ने और सारजेट प्लान ने। तो आपको 20वें प्रश्न में सही उत्तर देना है साथियों। देखिएगा बहुभाषिता का मतलब होता है एक ही कक्षा में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले जो बच्चे होते हैं। तो साथियों इसको कई बार समस्या माना जाता है, लेकिन सबसे पहले कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन ने यह कहा था कि जो कक्षा में बहुभाषिता होती है ये समस्या नहीं होती है, बल्कि ये एक संसाधन होती है। क्योंकि बहुभाषिता का प्रयोग आप कई चीज़ों को सीखने में, बच्चों को एक दूसरे की भाषा को समझने में कर सकते हो। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। ये कोठारी आयोग के द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। तो सेकंड विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। 21वां प्रश्न है आपके। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है कौन सी? पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा में निर्देशन और किस्से और कहानियां। तो 21वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर होगा, आप देखो समझना प्रश्न को, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ना चाहते हो आप। इसकी सबसे बेस्ट व्याख्या तो नहीं हो सकती है, ना ही पाठ्य पुस्तक का पठन हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों से बच्चे थोड़ा दूर भागना चाहते हैं। पर्यावरण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है, अतः
किस्से और कहानियां साथियों सबसे प्रभावशाली युक्ति मानी जाती है, क्योंकि बच्चों की सर्वाधिक रुचि किस्से और कहानियों में ही होती है। तो चौथा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। साथियों 22वां प्रश्न देखें तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? अवलोकन का, जांच सूची का, अधिविन्यास का और लिखित प्रश्न का। 22वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, रेटिंग स्केल में जिस तकनीकी का उपयोग होता है साथियों वो होता है अवलोकन। मतलब इसमें जो पॉइंट, जो बिंदुवार बनाए जाते हैं, अवलोकन के माध्यम से उन चीज़ों को किया जाता है रेटिंग स्केल में। विकल्प एक आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो 23वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन है, निदानात्मक मूल्यांकन है और इकाई मूल्यांकन है। तो साथियों सीसी की जो एक तकनीक है, अर्धवार्षिक या सत्र मूल्यांकन नहीं बल्कि निदानात्मक मूल्यांकन सीसी की एक तकनीक मानी जाती है। क्या माना जाता है? निदानात्मक मूल्यांकन, जिसमें बच्चों की कमियों को ज्ञात किया जाता है। अतः यहाँ पर आपके तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 23 में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों। साथ ही हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइए। अगर इन प्रश्नों में से एक दो प्रश्नों में डाउट हो तो नीचे उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। तो 24वां प्रश्न देखेंगे, स्थानों, दूरियों को, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं? दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल और ग्राफिक कौशल। 24वें प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कौन सा विकल्प सही है? आप स्थानों को, दूरियों को, दिशाओं को, सापेक्ष स्थिति को समझ रहे हो, तो ये साथियों ये चीजें कहाँ पर समझोगे आप? मानचित्र में। इसको हम चित्रण कौशल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चित्रण कौशल के नाम से इसको हम जानते हैं। विकल्प 2 आपके सही है प्रश्न नंबर 24 में। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके 25वां प्रश्न है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। उन बच्चों के लिए है ये जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, और ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो देखो मिड डे मील, एमडीएम जिसको कहते हैं, जिसमें बच्चों को खाना खिलाया जाता है यूपीएस स्तर तक, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को, जहाँ पर जो मध्याह्न भोजन होता है साथियों वो इसी के अंतर्गत आता है। तो शिक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है, नेगेटिव है। क्या उन बच्चों के लिए जो खाली पेट आते हैं ताकि उनका पेट भरा जा सके? ऐसा भी नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। ये भी मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, ये भी गलत है। बल्कि सही कौन सा है कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर हो सकता है। तो दूसरा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है यहाँ से आप सारे टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। वापिस एक बार पुनः सभी को धन्यवाद।